अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। आज के लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को पैराडाइज लॉस्ट की अच्छे से समझ आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट्स, पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोइम है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। एपिक पोइम कौन सी पोइम होती है? एपिक पोइम एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है जिसके अंदर हीरोइक डीड्स के ऊपर फोकस किया जाता है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स पे फोकस किया जाता है और एलिवेटेड स्टाइल को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हीरोइक प्रोटैगोनिस्ट होता है, ठीक है, यानी जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसकी कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ और उसकी ब्रेवरी को दिखाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, एलिवेटेड लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसा कि फॉर्मल और पोएटिक स्टाइल में इसको लिखा जाता है। इसका जो थीम होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी मोरल को और कल्चर को और फिलोसफिकल इश्यूज जो हैं उनको जो है वो एपिक के अंदर एक्सप्लोर किया जाता है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एपिक का होता है वो है इसके अंदर इन्वोक किया जाता है म्यूज़ को, ठीक है, यानी डिवाइन इंस्पिरेशन से एपिक पोइम्स को स्टार्ट किया जाता है। सो आई होप आपको एपिक की अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, ये जो मास्टरपीस है, ये ग्रेट वर्क पैराडाइज लॉस्ट ग्रेट एपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शनल वर्क समझा जाता है। इस वर्क ने कई राइटर्स को, कई थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया है। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन जो कि इसके राइटर हैं वो एक 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट हैं, राइटर हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में उनकी डेथ हुई थी। मैंने जॉन मिल्टन की बियोग्राफी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट तब लिखी थी जब उनकी आई साइट कम होती जा रही थी, यानी वो अपनी आई साइट खोते जा रहे थे। 16 ईयर की एज में उन्होंने बहुत सारे क्लासिकल एपिक्स को पढ़ा, जैसे होमर का ग्रेट वर्क है ओडेसी और इलियाड। उसके अलावा वर्जिल का वर्क है आई नीड, ये भी एपिक पोइम्स हैं। इन सब वर्क्स ने जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इस ग्रेट वर्क को लिखने के दौरान जॉन मिल्टन की आई साइट ख़त्म हो चुकी थी। फिर उन्होंने क्या किया, 1656 के अंदर वर्सेस को पढ़ना शुरू कर दिया, यानी इस पोइम को डिक्टेट करना शुरू कर दिया और हर सुबह उनकी दो बेटियों में से एक जो है उन वर्सेस को लिखती जाती। इसी तरह से कई सालों तक जॉन मिल्टन इस वर्क को डिक्टेट करते रहे और उनकी बेटियां इनके वर्क को लिखती रही। 1667 के अंदर ये जो ग्रेट वर्क है इसको 10 बुक्स के अंदर पब्लिश करवाया गया, लेकिन बाद में इसको 12 बुक्स में डिवाइड किया गया और फिर 1671 के अंदर फाइनल वर्क पैराडाइज रिगेन्ड को पब्लिश करवाया गया। इस ग्रेट वर्क का जो थीम है वो है मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, इंसान की पहली गलती, इंसान की पहली नाफरमानी, जिसकी वजह से उसको जन्नत से निकाला गया। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन ने एक रिलीजियस स्टोरी को डिस्क्राइब किया, यानी ह्यूमन के हेवन से निकाले जाने को नरेट किया है कि किस तरह से इंसान की जो फर्स्ट डिसोबीडियंस थी इसके नतीजे में उससे जन्नत ले ली गई। इट इज़ अ बाइबलिकल स्टोरी। मिल्टन रिटोल्ड इट इन अ पोइटिक एंड ब्यूटीफुल वे। इस पोइम के शुरू में जॉन मिल्टन ने ये एपिक लिखने का अपना जो पर्पस था वो बताया कि खुदा पाक की जो हिकमत है उसको डिस्क्राइब करना उनका मकसद था, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो समीउल अलीम है और इंसान जो है उसकी मखलूक है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या गलत है। अब लाइन बाय लाइन समरी को एनालाइज करते हैं, समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन ने इस पोइम को इन्वोकेशन से स्टार्ट किया, यानी प्रेयर से शुरू किया। वो इस पोइम को लिखते हुए ना प्रेयर करते हैं। जॉन मिल्टन हेवनली म्यूज़, जिसको गॉडेस ऑफ पोइट्री माना जाता है, उनसे दुआ करते हैं कि मेरी हेल्प करो कि वो इंसान की पहली गलती के बारे में अपने इस वर्क में लिख सकें और इसे बाकी लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि सभी लोग जान सकें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या डिसोबीडियंस थी, किस तरह से इंसान ने खुदा की नाफरमानी की, उस दरख्त का फ्रूट खाया जिसका फ्रूट खाने से गॉड ने मना किया था, जिसका टेस्ट मौत की वजह बना और इसी तरह से मौत दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। तो ये कहानी शुरू होती है जब सैटन, शैतान, अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर गॉड के अगेंस्ट रिबेलियन कर देता है। रिबेलियन किस तरह से करता है कि हेल के अंदर आग की वादी में ये सैटन जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ बैठा था। वहाँ एक चेन में बंधे थे ये लोग।
सैटर्न अपने रेबल एंजल्स के साथ मिलकर खुद ही अपने आप को उन चेन्स से आज़ाद कर लेते हैं और उड़कर एक ऐसी लैंड पर जाते हैं जहां पर ये सब मिलकर डिफरेंट मिनरल्स को डिस्कवर करते हैं और उन सब मिनरल्स से ये पेंडिमोनियम नामी एक प्लेस बनाते हैं। पेंडिमोनियम एक ऐसी प्लेस बनाते हैं जहां पर ये मीटिंग करते थे, यानी उसको मीटिंग प्लेस बनाते हैं जहां मिलकर गॉड के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए प्लान करते थे। उस जगह पर एक दूसरे से डिबेट करते हैं कि रेबल एंजल्स जो पहले एंजल्स हुआ करते थे अब डेविल बन चुके हैं, और प्लान करते हैं कि इनको गॉड के साथ वार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इट्स मीन कि उन्होंने पहले भी गॉड से वार की है, जो अब वो अगेन वार का प्लान कर रहे हैं, जिसकी बेस पर इनको हेवन से निकाल कर हेल में डाल दिया गया था और उन्होंने पेंडिमोनियम डिस्ट्रक्ट किया और अब फिर ये रिवेंज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सैटर्न ही था जिसने सबसे पहले गॉड के अगेंस्ट प्लान किया था, ठीक है, गॉड के अगेंस्ट रेबल किया था, और अब सैटर्न परेशान है, वरीड है कि उसकी वजह से बाकी एंजल्स भी हेल में गए हैं और इनको भी जन्नत से निकाल कर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक जॉन मिल्टन बताते हैं। अब मिल्टन बेल्ज़ेबब के बारे में लिखता है कि बेल्ज़ेबब सैटर्न को कहता है कि अगर हमें गॉड से रिवेंज लेना है। अब यहाँ पे बेल्ज़ेबब कौन है? बेल्ज़ेबब जो है ये सैटर्न का करीबी दोस्त होता है, यानी उसके बहुत करीबी होता है। बेल्ज़ेबब उसको कहता है, सैटर्न को कहता है कि अगर गॉड से बदला लेना है तो गॉड ने जो नई क्रिएशन बनाई है जो कि ह्यूमन बीइंग है, और ये जो क्रिएशन है गॉड की, ये गॉड को बहुत पसंद है और उनके रहने के लिए गॉड ने ज़मीन भी बनाई है, तो क्यों ना हम उसको करप्ट करें, इस तरह से हम गॉड को हरा सकते हैं। अब सैटर्न उसकी बात को अप्रिशिएट करता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया है, और सैटर्न इंसान को करप्ट करने के लिए खुद निकल पड़ता है। जैसे वो हेल को छोड़कर निकलता है और फिर सैटर्न अपने बच्चों को बुलाता है। बच्चे कौन से? यानी सिन को और डेथ को। सैटर्न सिन और डेथ को बुलाता है और सैटर्न इन दोनों से कहता है कि एक काम करो, एक ऐसा पुल बनाओ, एक ऐसा ब्रिज बनाओ जो हेल से अर्थ तक ले जाता हो, यानी एक डायरेक्ट पुल बनाओ। दूसरी तरफ गॉड को हेवन के अंदर पता चल जाता है कि किस तरह सैटर्न प्लान्स बना रहा है, उसकी नई जो क्रिएशन है और अर्थ में जो डिस्ट्रक्शन फैलाने का सोच रहा है। तो गॉड अपने बाकी एंजल्स के साथ मिलकर मीटिंग करता है और ये डिसाइड करता है कि हमें यानी एंजल्स और गॉड को एडम और ईव को सेव रखना है ताकि सैटर्न उनको नुकसान न पहुंचा सके। अब नई क्रिएशन जो थी वो एडम और ईव थे, ठीक है। दूसरी तरफ सैटर्न जो है वो गार्डन ऑफ ईडन के अंदर पहुंच जाता है। गार्डन ऑफ ईडन क्या है? ये गार्डन ऑफ ईडन वो जगह है जहां पर एडम और ईव जो है वो रह रहे थे। वो अपना रूप बदल लेता है, अपना जो उसकी अपीयरेंस होती है उसको बदल लेता है और एक एंजल का रूप सुधार लेता है, और उस गार्डन का जो गार्डनर होता है ना, उसको अपनी बातों में लगा लेता है और साथ ही साथ गार्डन में एंटर हो जाता है और इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। वहाँ पर उनको ढूंढते ढूंढते देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें गॉड के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना है। वो इस बाग के अंदर सभी फ्रूट खा सकते हैं और गार्डन की हिफाजत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने बस एक ही बात से मना किया है कि ट्री ऑफ नॉलेज जो है उसका फ्रूट नहीं खाना। यानी ये बातें जो थी ये ईव एंड एडम आपस में डिस्कस कर रहे थे और ये बातें सैटर्न सुन लेता है, ठीक है। वो कहते हैं कि गॉड ने जस्ट ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाने से मना किया है, बाकी हम सभी ट्रीज से फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इस बात को मान लेते हैं कि हम उसका फ्रूट नहीं खाएंगे। अब जब वो दोनों अपने काम से फारिग होकर रेस्ट करने लगते हैं तो सैटर्न एक मेंढक की सूरत में, एक मेंढक की डिस्गाइज में आकर ईव के कानों में विस्परिंग करने लगता है। अब जब सैटर्न विस्परिंग कर रहा होता है तो गैब्रियल ने सैटर्न को देख लिया और सैटर्न को वहाँ से यानी उस बाग से जाने का बोला। अब सैटर्न जिब्राइल से लड़ने लग गया और चूंकि एडम और ईव का क्रिएशन सैटर्न के हेवन से निकाले जाने के बाद हुआ था, तो अब उनको नहीं पता था कि जो सैटर्न है ये बेसिकली गॉड से रिवेंज लेना चाह रहा है और गॉड का दुश्मन बना हुआ है। अब जब सैटर्न जिब्राइल के साथ लड़ने लग गया तो आसमान पर एक स्केल ऑफ जस्टिस अपीयर हुआ, तो उस स्केल को देखते ही सैटर्न वहाँ से भाग गया। अब उसके जाने के बाद ईव जागती है और एडम को बताती है कि ख्वाब में एक एंजल को देखा, एक ऐसा एंजल जो उसे टेम्प्ट कर रहा था कि वो शजरे ममनू यानी वो दरख्त जिससे गॉड ने फल तोड़ने से मना किया है, फल खाने से मना किया है, वो खा ले। अब गॉड को काफ़ी डर महसूस हुआ। गॉड ने राफाइल को ज़मीन पर भेजा और उनको कहा कि एडम और ईव
को समझाओ कि सैटर्न के साथ उनको कौन कौन से नुकसानात फेस करने पड़ेंगे। यानी राफेल को भेजा कि उनको बताएं कि सैटर्न आपका दुश्मन है और आपसे बदला लेना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। राफेल ज़मीन पर आता है और एडम और ईव के साथ खाना खाता है। फिर उनको बताता है कि सैटर्न जो है ये गॉड से एनवी करता था। जब गॉड ने उसे सेकंड इन कमांड बनाया तो सैटर्न को तभी बड़ा गुस्सा आया था, ये गॉड के अगेंस्ट हो गया था। तो फिर गॉड ने सैटर्न को हेवन से निकाल कर हेल में डाल दिया था। अब वो सैटर्न जो है ये हेल में बैठकर गॉड से बदला लेने का सोच रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर डायरेक्ट गॉड से जंग करेंगे तो गॉड को हरा नहीं सकेंगे। इस वजह से वो आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ये सब जो है ये राफेल उनको बताता है। अब जब एडम ये सब सुनता है तो एडम अकेले में राफेल को बताता है कि मैं गॉड की क्रिएशन हूँ, लेकिन जब मैं ईव को देखता हूँ तो मुझे उससे बहुत अट्रैक्शन होती है। ठीक है, मैं इस अट्रैक्शन को कम करना चाहता हूँ, मुझे कोई मेथड बताओ। अब राफेल एडम को कहता है कि तुम्हारा जो लव है, तुम्हारी अट्रैक्शन जो है ये स्पिरिचुअल होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी सोलमेट है। ये कहकर राफेल ज़मीन से वापस हेवन में चला जाता है। बाद में सैटर्न वापस आता है, सभी एनिमल्स को स्टडी करता है और सरपेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी एक सांप की शक्ल में वो वापस वहाँ पर जाता है। इसी दौरान ईव एडम को मना रही होती है कि हमें कुछ टाइम अलग अलग काम करना चाहिए, यानी तुम उस साइड पे काम करो, मैं इस साइड पे काम करती हूँ। इस तरह से हम ज़्यादा काम कर लेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। एडम उसकी बात मान लेता है। दोनों अलग अलग कोनों में घास वगैरह को, जड़ी बूटियों को साफ करने लग जाते हैं। अब सैटर्न सरपेंट की शक्ल में आके वहाँ पर ईव को ढूंढता है गार्डन ऑफ ईडन के अंदर। ईव को देखकर वो बहुत खुश होता है और अब वो ईव से बात कर सकता है, क्योंकि ईव जो है वो अकेली थी, अकेले काम कर रही थी और वहाँ पर एडम नहीं था। तो जो सरपेंट है यानी सैटर्न जो है उसको बहुत खुशी होती है और वो उसको जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो उसके पास आता है और उसकी तारीफ़ करता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है। इस पर ईव हैरान होती है कि एक सरपेंट कैसे बोल सकता है, यानी वो सरपेंट की शक्ल में होता है ना, तो वो उसकी तारीफ़ें करता है। तो ईव हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि किस तरह से एक सरपेंट बोल सकता है। तो वो सरपेंट से पूछती है, यानी सैटर्न से पूछती है कि तुमने बोलना कैसे सीखा। तो वो कहता है कि मैं ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाया था। अब सैटर्न ईव को कहता है कि तुम दोनों भी वो फल खा सकते हो, गॉड का हुक्म है, क्योंकि वो तुम लोगों को मना करके तुम लोगों को आजमा रहा था। मैंने आपको बताया कि ईव और एडम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि गॉड ने बस एक ही ट्री से फल खाने से मना किया है, बाकी सभी ट्रीज से फल खा सकते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न उनको कहता है कि वो गॉड ने इसलिए मना किया था ताकि तुम लोगों को आजमा सके, तो तुम दोनों भी वो फ्रूट खा सकते हो। मैंने भी वो फ्रूट खाया है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अब ईव उस फ्रूट को खा लेती है, यानी उसकी बात मान लेती है। अब उसको अजीब सी फीलिंग्स होने लगती हैं, वो एडम को ढूंढने लगती है। अब एडम ईव के लिए फूलों का एक जो है वो गुलदस्ता बना रहा होता है, फूल इकट्ठे कर रहा होता है। अब ईव को एडम जब मिल जाता है तो उसे बताती है कि मैंने फ्रूट खा लिया है उस ट्री से, यानी ट्री ऑफ नॉलेज, वो जो फॉरबिडन ट्री था, मैंने उससे फ्रूट खा लिया। एडम डर जाता है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता होता और उसे पता होता है कि अगर हमने उससे फ्रूट खा लिया तो हमें सज़ा मिलेगी, क्योंकि गॉड ने मना किया था। तो अब एडम डर जाता है, उसे लगा कि अब ईव को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो भी फ्रूट खा लेता है ताकि अगर ईव को निकाला जाए तो मैं भी इसके साथ ही निकाला जाऊँ, यानी हम दोनों इकट्ठे निकाले जाए। अब वो लस्टी वे में एक दूसरे को देखते हैं। जब गॉड को पता चल जाता है कि उन्होंने नाफरमानी की है, यानी डिसओबीडियंस की है, अब गॉड उन दोनों को सज़ा देने का कहते हैं और ये सज़ा जस्टिस और मर्सी दोनों से भरी होगी। अब गॉड सन को भेजता है सज़ा देने के लिए। पहले सरपेंट को सज़ा देता है कि ये जो सरपेंट है ये कभी भी दोबारा चल नहीं पाएगा, यानी हमेशा रेंगता रहेगा। इसके बाद सन एडम और ईव की तरफ आता है और कहता है कि उनको पेन और डेथ को फेस करना होगा, यानी जितनी भी औरतें हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा, चाइल्ड बर्थ के दौरान उनको पेन बर्दाश्त करना होगा, और जितने भी मैन हैं उनको हंटिंग करनी है, मेहनत करनी है, फसलें उगानी है, यानी मेहनत इतनी करनी है कि वो अपने घर वालों को खाना खिलाएंगे, यानी सारी ज़िंदगी वो मेहनत करेंगे। हर तरह की मेहनत जो है वहाँ पर मेंशन थी कि ये मैन के लिए सज़ा है और वुमेन के लिए ये सज़ा है कि वो चाइल्ड बर्थ के दौरान पेन को बर्दाश्त करेंगी। इस दौरान सैटर्न जो है वो हेल में वापस आता है और बहुत खुश होता है।
सेलिब्रेट कर रहा होता है, कि हर कोई सोच रहा होता है कि उन्होंने गॉड को हरा दिया। अब सिन और डेथ अपनी ही बनाई हुई ब्रिज से ज़मीन की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ टाइम में डेवल खुद ब खुद सांपों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फ्रूट तोड़ने की तरफ लिपकते हैं। और जैसे वो फ्रूट्स को हाथ लगाते हैं सभी फ्रूट्स मट्टी बन जाते हैं, यानी डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ गॉड फरिश्तों को कहता है कि ज़मीन को ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी इस खूबसूरत ज़मीन को सर्द और गर्म मौसम में कन्वर्ट कर दो। कोई भी कंसिस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा जो एडम और ईव के फाल से पहले था। ठीक है, एडम एंड ईव के फाल से पहले जो है वो अर्थ के ऊपर कंसिस्टेंट टेम्परेचर था, ये सर्द और गर्म मौसम नहीं था। तो गॉड कहते हैं कि वो वाला जो टेम्परेचर था ना उसको ख़त्म कर दो और सर्द और गर्म मौसम में कन्वर्ट कर दो। अब ज़मीन पे एडम और ईव एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए, गुस्सा करने लग गए। ईव जो है वो माफ़ी मांग देती है अपनी डिसोबीडियंस की, वो सुसाइड करने लगती है, लेकिन एडम उसे रोक लेता है। अब एडम सोचता है कि पहले सैटन ने हमें वर्गलाया, अब हम सैटन से बदला लेंगे अब, और गॉड की हर बात मानेंगे। दोनों रिपेंट करने लगते हैं और गॉड से माफ़ी मांगते हैं। गॉड उनकी माफ़ी कबूल कर लेता है और मिकाइल को ज़मीन पर भेजता है कि अब मिकाइल आकर उनको कहता है कि उन्हें पैराडाइज छोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मिकाइल ईव को सुलाकर एडम को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर एडम को बीइंग के विजन दिखाता है। वहाँ पर एडम अपने बच्चों को भी देखता है और डेथ को भी देखता है। उसके बाद जनरेशन के गुनाहों, लस्ट, ग्रीड, एनवी, प्राइड को देखता है और फिर स्लोली मिकाइल ईव और एडम को पैराडाइज से बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको पैराडाइज लॉस्ट की डिटेल समरी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।